हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू सेमीकंडक्टर्स लेक्चर 3 में बच्चों हम आज ट्रांजिस्टर्स की बात करने वाले। ट्रांजिस्टर का जो अरेंजमेंट है बहुत ही पिक्यूलियर है और क्या कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, वो कैसे वर्क करती हैं, उन पे मेनली किस तरह के सवाल आते हैं, ये हमारा फोकस रहेगा। सो वेलकम टू जेई लाइव डेली। दिस इज एन इनिशिएटिव बाय अनअकैडमी जेई चैनल, जहां पे बच्चों आप अगर पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे डेली इसी तरह के लाइव इवेंट्स 7 to 10 PM होते हैं। 3 दिन 11th क्लास के सिलेबस के हिसाब से, 3 दिन 12th क्लास के सिलेबस के हिसाब से। तो हमारा 12th क्लास का सिलेबस जो है वो करीब करीब खत्म होने को ही है, उसी में सेमीकंडक्टर्स हम आज लेक्चर नंबर 3 की बात कर रहे हैं। ट्रांजिस्टर्स में देखना, ट्रांजिस्टर्स में ये बहुत सारे अरेंजमेंट होते हैं। ये कॉमन एमिटर अरेंजमेंट है। राइट नाउ व्हाट यू सीइंग इज अ कॉमन एमिटर अरेंजमेंट, जिसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करेगा, क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है और मेनली क्या सवाल आने वाले, वही हमारा फोकस रहेगा। यस, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आई एम जयंत नागदा। मैंने आईटी बॉम्बे से बीटेक किया, उसके बाद 10 साल छात्रों को ट्रेन किया है अपने वेरियस आईआईटीज, एनआईटीज और जो भी उनके ड्रीम कॉलेजेस हैं। एडवांटेज आप अपनी जेई की प्रिपरेशन को, अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन को, अपनी नीट की प्रिपरेशन को देना चाहते हैं तो आपको एक अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म है, वो भी ज्वाइन करना चाहिए बच्चों। ये इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है ऑलरेडी। यहाँ पे जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्विजेस कर रहे हैं और लाइव लेक्चर इस तरह के ले पा रहे हैं, और एक ऑल इंडिया लेवल की टेस्ट सीरीज जिसका फॉर्मेट एकदम एनटीए की जो नई मार्किंग स्कीम है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, साथ साथ जो चीज नहीं समझ आती है आपको, वहां पे आप रेगुलर लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं बच्चों। लाइव मतलब आप फोटो खींच के अपने क्वेश्चन भेजोगे, एजुकेटर उसको सॉल्व करके देगा। तो इस तरह की इंटरेक्शन है, इस तरह की सुपर सॉलिड इंटरेक्शन है। unacademy.com/plus पे जाके आप ट्राई कर सकते हैं किस तरह के कोर्सेज वहां पे ऑलरेडी चल रहे हैं। इंडिया के 50 बेस्ट एजुकेटर्स वहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये सारे सब्जेक्ट्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो आप लोग ऑलरेडी मिस आउट कर चुके हो एक्चुअली बहुत कुछ, क्योंकि इस साल जो कुछ भी हमने टॉपिक्स जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगा के, है ना, लास्ट तक मॉडर्न फिजिक्स तक कवर किए, वो सब टॉपिक्स बार बार एक तरह से सर्कुलर फैशन में ये एजुकेटर्स, क्योंकि इतने सारे हैं तो लेते रहते हैं। जैसे कि अभी भी दिसंबर के टाइम पे somebody is teaching current electricity, somebody is teaching, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम ऑल्सो। तो इस तरह की चीजें अगर आपके सामने पहली बार, है ना, भारत के लोगों को मिल रही है तो बहुत सारे बच्चे अवेल कर रहे हैं। वहां पे हमारे ढेर सारे कोर्सेज हैं। एज यू कैन सी, यू कैन अवेल दिस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ऑन मोबाइल्स ऑल्सो। तो अनअकैडमी की एक लर्निंग ऐप है जो एजुकेशन में नंबर 1 ऐप है, तो इसको आप ट्राई करो, जल्दी से इंस्टॉल करो। नहीं इंस्टॉल किया तो मिस आउट कर रहे हैं सच में। उसमें आईआईटी जेई टारगेट अपना सेलेक्ट करो, नीट है तो नीट सेलेक्ट करो। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दुनिया में देना चाहते हो उसकी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी प्रिपरेशन लाखों बच्चे कर रहे हैं। तो आप लोगों को करना है क्या, गेट द प्लान सून, गेट दिस प्लान, दीज आर वेरी अफोर्डेबल प्लान्स। लुक एट द प्राइसेस। इन प्राइसेस में शायद आपके नुक्कड़ वाला ट्यूशन सेंटर भी आपको नहीं अफोर्ड कर पाएगा। व्हाई? बिकॉज उन लोग को अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और टेबल चेयर और मतलब भाड़ा देना पड़ता है यार। लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से वी हैव गॉटन रिड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। एंड जिस तरह से टेक्नोलॉजी प्लेज अ क्रूशियल रोल, जिस तरह से ये जो आप जानते हैं कि एक रिवोल्यूशन आ चुका है इंटरनेट की वजह से, और उससे काफ़ी चीज़ें आसान हो गई है, तो एजुकेशन भी इम्पार्ट करना बहुत आसान और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गया है। आपको हो सकता है ये एक डाउट हो कि यार ऐसे कैसे पढ़ाई हो सकती है जब हम देख ही नहीं रहे हैं सामने इंसान को। तो बच्चों आप यूट्यूब से भी तो पढ़ रहे हो कंसेप्ट। सोचो इस चीज़ को नेक्स्ट लेवल पे अनअकैडमी की प्लस प्लेटफॉर्म ले जाती है। वहां पे ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे फीचर्स है जो आपको कंपटीशन और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो सीरियस प्रिपरेशंस के लिए आप ज्वाइन करें। अगर आप क्लास 11th या छोटी क्लासेस में, तो गो फॉर दिस 2-year प्लान, डोंट बी हेजिटेटिंग। ये 2-year प्लान बेस्ट डील है। इसको अगर आप जयंत लाइव कोड से एनरोल करते हैं तो थोड़ा सा आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। दिस इज अ स्पेशल कोड फ्रॉम माई साइड। तो इसको यूज करो और ₹60 पर डे में क्वालिटी एजुकेशन बाय क्वालिटी एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री आपके घर बैठे मिल सकती है आपको, है ना, मिल रही है ऑफ कोर्स। एंड 6 month प्लान फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स वुड बी द बेस्ट डील, क्योंकि आने वाले 6 महीनों में हम बहुत सारे रिवीजन कोर्सेज, है ना, एक पर्टिकुलर एग्जाम से ओरिएंटेड कोर्सेज, जैसे कि मेन जो आपका अप्रैल अटेम्प्ट है और ऑलरेडी जनवरी अटेम्प्ट का एक कोर्स चल रहा है, तो सभी के लिए बहुत सारी प्लानिंग है, तगड़ी प्लानिंग है, आप लोग को ये कंसिडर करना चाहिए। सो कमिंग बैक टू सेमीकंडक्टर्स में हमने
जो चीज़ें पढ़ी है, डायोड के भी वर्किंग पढ़ी है, उन्हीं कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे हम आज बात कर रहे हैं ट्रांजिस्टर्स की। तो बच्चों ट्रांजिस्टर इस तरह का एक एलिमेंट होता है सर्किट में, और ये जो ट्रांजिस्टर है इसके ये जो तीन लेग्स दिख रहे हैं आपको, ये तीन क्यों हैं, इनकी क्या वर्किंग है वही समझ रहे हैं। तो यहाँ पे 3 टर्मिनल्स होते हैं इसके, और यहाँ पे ट्रांजिस्टर जो वर्क करता है बेसिकली वो आप ऐसे समझ सकते हो, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर, इसी नाम से ट्रांजिस्टर वर्ड बना है। बट इसका मतलब क्या, आप देखोगे जैसे बहुत सारी वर्किंग हम एक्सप्लेन करेंगे कि करंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ लो रेजिस्टेंस टू अ हाई रेजिस्टेंस सर्किट, है ना। इस तरह से करंट का ट्रांसफर हो रहा है, इस वजह से द नेम ट्रांजिस्टर। एंड ट्रांजिस्टर की और बहुत सारी एप्लीकेशन है ऑफ कोर्स, इसी वजह से तो हम इसको यूज करते हैं। एम्पलीफिकेशन, ऑसिलेशन, ये कुछ एप्लीकेशंस आपके सिलेबस में भी है। तो ये सारी ट्रांजिस्टर की वर्किंग आप तभी समझ पाएंगे जब आप वो 3 लेग में क्या हो रहा है। यहाँ पे जो 3 लेग्स हैं इस ट्रांजिस्टर के 1, 2 एंड 3, तो ये जो बीच में है इसको हम बेस बोलते हैं, एंड दिस फर्स्ट वन कलेक्टर एंड द अदर वन एमिटर। तो ये 3 जो इनके लेग्स हैं उनको डिटेल में समझना बहुत जरूरी, ध्यान देना। यहाँ पे जो एमिटर है, जो एमिटर वाला पोर्शन होगा, यहाँ पे जो एमिटर वाला पोर्शन है बच्चों, वो एक हेवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर होगा। याद है हेवी डोपिंग का मतलब क्या है कि वहां पे नंबर ऑफ होल्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिस तरह का वो सेमीकंडक्टर है वो काफी ज्यादा अमाउंट में होगा। तो वहां पे ऑफ कोर्स हेवी डोपिंग है, तो एक सप्लायर की तरह एमिटर एक एमिटर की तरह काम करता है, हेंस द नेम। एक सप्लायर ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की तरह काम करेगा। और इसकी जो डायमेंशंस होती है, साइजेस होती है, इसकी साइज मॉडरेट होती है, मतलब अगर हम कंपेयर करें विद द साइज ऑफ कलेक्टर तो इसकी उससे कम होती है, बट बेस से इसकी साइज थोड़ी ज्यादा होती है। तो इस तरह से एमिटर होता है। इसी तरह का एक बेस, यहाँ पे बीच में जो बेस है उसकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो थोड़ा लाइटली डोप्ड होता है ना, एज कंपेयर टू ऑल ऑफ दीज। सबसे लाइट डोपिंग, कम डोपिंग होती है उसमें, और वो काफी थिन बना होता है। थिन होती है, उसकी थिकनेस ज्यादा नहीं होती। साथ साथ उसमें वर्किंग कैसे होनी चाहिए कि इट पासेस मोस्ट ऑफ द एमिटर करंट, एमिटर से जो चार्जेस आ रहे हैं उनको वो कलेक्टर की तरफ ज्यादातर डाइवर्ट कर देता है। तो ये बेस की मेन जो वर्किंग है, इसी को हम आज समझेंगे बहुत सारी एप्लीकेशंस में, कि इट पासेस मोस्ट ऑफ द चार्जेस विच आर कमिंग फ्रॉम एमिटर इनटू कलेक्टर। ये इसका काम है, बेस एक है ना प्रोवाइड कर रहा है, बीच में यहाँ पे कॉमन पॉइंट प्रोवाइड कर रहा है। एंड दिस इज द थर्ड कलेक्टर, जो कि मॉडरेटली डोप्ड होता है। ठीक है, हो सकता है ये हाई डोप भी हो, बट जनरली मॉडरेटली डोपिंग इसकी रहती है, और ये थिकेस्ट इन साइज रहता है। इसकी साइज थोड़ी सभी से ज्यादा होती है, बट आप करीब करीब सेम साइज का एमिटर और कलेक्टर बनाते हैं। साथ साथ बच्चों, एज द नेम इज सजेस्टिंग, इट कलेक्ट्स द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को ये कलेक्ट करता है, रिमूव करता है, और इस तरह का आपका एक इस तरह का 3 इन तरह के इनसे एक ट्रांजिस्टर बनता है। तो जो ट्रांजिस्टर में कलेक्टर है वो कलेक्ट कर रहा है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को, जो कि एमिटर की वजह से आ रहे थे उसके पास। तो इस तरह से अगर आपको बेस कलेक्टर है ना, ये कलेक्ट कर रहा है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को, एंड ये एमिट कर रहा है बिकॉज दिस इज अ वेरी हाई डोपिंग, है ना, हाईली डोप्ड। दिस इज अ लाइट डोपिंग एंड दिस इज जनरली मॉडरेट डोपिंग। ये आपको चीजें समझ में आई, राइट। तो यहाँ पे अगर ये चीजें समझ में आ रही, तो यहाँ पे 2 तरह के जो आपके पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, कि या तो आपने ये एमिटर को और बेस को और कलेक्टर को NPN इस ऑर्डर में रखा है। तो बच्चों यहाँ पे सपोज आपका एमिटर है, दिस इज द बेस एंड दिस इज द कलेक्टर। तो ये NPN यानी कि आपने एक P को 2 N के बीच में सैंडविच कर दिया, इस तरह का वर्ड यूज करते हैं, यानी कि एक P को 2 बॉडीगार्ड N लगा दिए हैं। या फिर उल्टा भी हो सकता है, आपका PNP, यहाँ पे N है ना, N टाइप सेमीकंडक्टर जो कि बेस की तरह काम करेगा, P टाइप जो कि एमिटर की तरह, और अगेन अ P टाइप ऑन दिस साइड विच इज एक्टिंग एज अ कलेक्टर। तो इस तरह से 2 अरेंजमेंट जो है उनके सर्किट्स में सिंबल भी इस तरह दिखाए जाते हैं। दिस इज एमिटर, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर। ठीक है, ये जो वर्किंग है, ये जो एरो है, ये एरो हमेशा करंट की डायरेक्शन को, यानी कि होल्स की डायरेक्शन को बताता है। तो यहाँ पे ये एरो की डायरेक्शन ऐसे होती है इन केस ऑफ PNP, एंड इन केस ऑफ NPN ये डायरेक्शन होती है। तो ये डायरेक्शन को भी हम समझ लेंगे कि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन ही क्यों है। बट यहाँ पे मेजर बात क्या है कि P टाइप को सैंडविच कर दिया बिटवीन 2 N टाइप्स, तो आपका NPN बन गया है, और N टाइप को सैंडविच कर दिया बिटवीन 2 P टाइप्स, तो आपका PNP बन गया। ठीक है, तो ये अगर इस तरह के
दो अरेंजमेंट है, तो इन दोनों में क्या हो रहा है देखना यहाँ पे। एक जो मेजर वर्किंग होती है, जिस तरह से वर्किंग होती है हमेशा, वहां पे आप बेस को कॉमन रखते हैं। तो मैं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे एक पीएनपी ट्रांजिस्टर का वर्किंग, जिसमें बेस यानी कि ये पॉइंट अगर कॉमन है, कॉमन कैसे हैं, दो सर्किट्स यहाँ पे बनते हुए आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने एमिटर के साथ एक पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, बैटरी का कनेक्ट कर दिया, और बेस के साथ उसी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मैंने कनेक्ट किया। साथ साथ यहां देखना एक और लूप इस तरफ मैं बना रहा हूं, जहां पे आपका बेस के साथ पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल विद द कलेक्टर। तो ये अगर आपका एक पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर है, तो इस केस में होगा क्या बच्चों कि यहाँ पे ये अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल को आपने पी से कनेक्ट किया है, तो असल में ये वाला जो जंक्शन है पीएन जंक्शन, क्या है आप बता सकते हो, फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है? यही चीजें हम कल पढ़ रहे थे। तो ये जो पीएन जंक्शन बन रहा है, जिसमें पी को आपने पॉजिटिव से नेगेटिव को एन से कनेक्ट किया, दिस इज डेफिनेटली अ फॉरवर्ड बायस। एंड उसी का उल्टा, क्योंकि आपने एन को यहां से पॉजिटिव से कनेक्ट किया है एंड नेगेटिव टर्मिनल सी से यानी कि पी टाइप से कनेक्ट हुआ है, तो ये रिवर्स बायस है। तो ये एक बेसिक कंडीशन है जो हर बार हम इंपोज करेंगे। वी विल ट्राई एंड मेक श्योर दैट एमिटर बेस जंक्शन हमेशा एक स्मॉल फॉरवर्ड बायस तो है, लेकिन इसकी उतनी ज्यादा स्मॉल फॉरवर्ड बायस है, और कलेक्टर बेस जंक्शन इज गिवन अ लार्ज बट रिवर्स बायस, है ना। तो कलेक्टर बेस का ये जो जंक्शन है, इसको आपको रिवर्स बायस करना है। तो पॉजिटिव को एन से, नेगेटिव को आपने पी से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। साथ में अगर आप यहाँ पे ये जो बैटरी के पोटेंशियल्स हैं इनको डिस्कस करें, तो दिस VE एज कंपेयर टू VC शुड बी स्मॉल। दिस VE एज कंपेयर टू VC शुड बी स्मॉल। VE क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आपने इसको एमिटर के साथ और इसको आपने कलेक्टर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अच्छा, साथ साथ किस तरह का अब कनेक्शंस बनाने के बाद किस तरह का मोशन होगा, तो एक बात समझो, यहाँ पे अगर यहाँ पे पॉजिटिव से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और ये एक फॉरवर्ड बायस अरेंजमेंट में जा रहा है, ठीक है, नंबर 1। और नंबर 2, यहां पे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? तो वो होल्स हैं, क्योंकि ये पी टाइप है। तो जो होल्स हैं पी टाइप, जो होल्स हैं इसमें एक्सेस में, वो कैसे मूव करने की, फॉरवर्ड बायस में एक कैसे मूव करने की प्रवृत्ति रखेंगे, वो यहाँ आगे चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ बेस रीजन में वो जैसे ही एंटर करेंगे, क्योंकि ये एन टाइप है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को फेस करेंगे, बट उतने भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। याद रखो, यहाँ पे ये एन टाइप लाइटली डोप्ड बेस रहता है हमेशा, तो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो कुछ कंबाइन हो जाएंगे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, और ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रलाइज है ना हो रहे हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल फ्रॉम द बैटरी से थोड़े इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे। तो करंट की डायरेक्शन नोट डाउन करना, ध्यान देना। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ से कुछ होल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की साथ में मिलके न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन फिर से आने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बैटरी का इस तरह का अरेंजमेंट है। और ये होल्स क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को तो कंबाइन करके हटा नहीं पाएंगे, तो ये आगे बढ़ जाएंगे। क्या होगा, एमिटर जो कि हेविली डोप्ड है, उसके ज्यादातर होल्स जो कि यहाँ पे खत्म नहीं हो पाए आगे बढ़ जाएंगे, और वो कहाँ पहुंच जाएंगे, वो कलेक्टर रीजन में पहुंच जाएंगे बच्चों। कलेक्टर में फिर से ये करंट इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो कलेक्टर के ये होल्स जो यहाँ पे फाइनली बैटरी के साथ है ना, तो होल्स यहीं तक मूव करेंगे। ये बात भी ध्यान रखें, यहाँ पे असल में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इस रीजन में, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, क्या यहाँ पे होल्स मूव कर रहे हैं? नो, नॉट रियली। तो ये इलेक्ट्रॉन का एक तरह से मोशन हो रहा है, एंड होल्स आर जस्ट द एम्प्टी सीट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये बात आपको मेनली क्या समझनी है कि करंट की डायरेक्शन क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है तो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और यहां पे करंट की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी बच्चों, इस ब्रांच में इस तरह से। और क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स कुछ आ रहे थे, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, एन टाइप है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन वो एक छोटा सा बेस करंट बनाते हैं। तो ये सारे चीजें थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रही, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूं, देखना यहाँ पे, द होल्स आर मूविंग फ्रॉम एमिटर टू बेस, ठीक है, एमिटर से बेस वाली साइड में जो होल मूव कर रहे हैं, करीब करीब 98% बच्चों बेस को क्रॉस करके कलेक्टर में चले जाते हैं। तो इतने ज्यादा यहाँ पे रुक क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि एन टाइप इज लाइटली डोप्ड। बिकॉज ऑफ दैट रीजन
मोस्ट ऑफ देम, है ना, क्योंकि लाइट डोपिंग है, आगे चले जाएंगे। एंड यहाँ पे ओनली अ फ्यू ऑफ देम नियरली 2% कंबाइन हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन के साथ। और कंबाइन नियरली 2% ही क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ लाइट बेस डोपिंग, ठीक है। तो ये चीज अगर हो रही है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी VE से इलेक्ट्रॉन चल पड़ेगा इधर आने के लिए, एंड बेस में जो छोटा सा करंट बन रहा है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है बच्चों, एक छोटा सा एक करंट बन जाएगा इस ब्रांच में। इस ब्रांच में इलेक्ट्रॉन्स अगर ऐसे जा रहे हैं, राइट, इलेक्ट्रॉन्स अगर इस तरह से जा रहे हैं तो किस तरह का करंट बनेगा, किस सेंस में बनेगा, डायरेक्शन समझ में आ रही। एंड दैट लीड्स टू अ स्मॉल बेस करंट IB। साथ साथ होल्स जो कि कलेक्टर रीजन में आगे बढ़ रहे थे, राइट, और वो कंबाइन हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बैटरी। यहां से भी देखो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन के साथ ये जो 98% होल, जो ज्यादातर होल्स इधर आ गए थे कलेक्टर में, वो उनके साथ कंबाइन होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन की वजह से एक करंट बन रहा है फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ VC, दैट विल कॉज अ स्मॉल करंट IC, है ना। तो यहाँ पे एक कलेक्टर करंट है, यहाँ पे एक बेस करंट है, और ये एक एमिटर करंट है, ठीक है। और एमिटर और बेस के बीच में बच्चों करंट की डायरेक्शन अगर मैं पूछूं क्या है, क्या डायरेक्शन में होल्स मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर एमिटर से बेस में इस डायरेक्शन में आपके होल्स मूव कर रहे हैं, तो वो आपको हमेशा एक सिंबल की फॉर्म में सर्किट्स में बनाना है। इट्स वेरी सिंपल, राइट। सो दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन इज टेलिंग यू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ होल्स। आई होप दिस इज क्लियर के होल्स आपके एमिटर से बेस में मूव कर रहे हैं। तो ये बात अगर आपको समझ में आ रही है, राइट बच्चों, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही, प्यार से मैं समझा रहा हूँ, समझ लो। ये चैप्टर अगर आप कहीं और पढ़ोगे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं यहाँ पे जो मेन चीजें वो समझा रहा हूँ, जिन पे बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। फिर से ध्यान देना, फॉरवर्ड बायस है ना, ये क्या है, PNP। तो यहाँ पे ये फॉरवर्ड बायस, और इसको आप रिवर्स बायस में रखोगे, N को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे करंट की ये डायरेक्शन हो गई इस लूप में, और यहाँ पे करंट थोड़ा सा, है ना, इधर तो कम जा रहा है, ज्यादातर करंट इधर जा रहा है। तो जो IC है और जो IB है वो अल्टीमेटली किसकी वजह से आ रहे हैं? कैन आई से दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ IE। यहाँ पे एक सिंपल सा किरचॉफ्स जंक्शन रूल अगर मैं लगाऊं तो IE का एक भाग IB और एक भाग IC हो गया है। तो क्या मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूं बच्चों? तो ये एक इंपॉर्टेंट सी और सिंपल सी इक्वेशन है इन केस ऑफ ट्रांजिस्टर। ये इक्वेशन बहुत काम की इक्वेशन है, इसको आप समझिए रादर देन रटने के कि क्यों यहाँ पे जो एमिटर की वजह से करंट है, एक हिस्सा उसका बेस में चला जाएगा और कलेक्टर जो कि पूरा उसको संभाल नहीं पा रहा है। समझ रहे हो आप, बेस में बहुत ही कम करंट जा रहा है। अगर हमने डिस्कस किया यहाँ पे बेस लाइटली डोप्ड है, तो बेस में जो करंट है वो बच्चों 2 से 10%, उससे ज्यादा नहीं, फ्रॉम 2 to 10% ऑफ द एमिटर करंट आप बोल सकते हैं। साथ साथ यहां से यहां पे जो करंट जा रहा है, यहाँ पे IC यानी कि कलेक्टर करंट जो आपका बन रहा है, रिमेनिंग कितना हो जाएगा? दैट विल बी इन दिस रेंज ऑफ 90 to 98%। तो 90 से 98% ऑफ IE एमिटर करंट आपके कलेक्टर करंट का वैल्यू होता है। और इस तरह से एग्जैक्ट वैल्यू तो एक्चुअली किस अमाउंट की डोपिंग है, यही सब मैंने यहाँ पे लिख दिया। जो मैं समझा रहा हूँ वो लिख भी दिया, आपके नोट्स के लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे जितना डोपिंग है, जितना हैवीली डोप्ड है, उतना ही ज्यादा परसेंटेज यहाँ पे कलेक्टर कलेक्ट कर पाएगा। कम डोपिंग है, इसकी तो कम है ही है, समझ रहे हो, इसकी थोड़ी सी रिलेटिवली उतनी ज्यादा हो सकती थी बट नहीं है, तो उस केस में 90% फिर भी आगे जाएगा। इस तरह का एक ध्यान में रखना है आपको। साथ साथ बच्चों इन लूप्स में, है ना, यहाँ पे सर्किट के वायर में, तो यहाँ पे कौन मूव कर रहा है? तो ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट होल्स आर मूविंग ओनली इनसाइड द ट्रांजिस्टर। होल्स आर द चार्ज कैरियर्स विद इन द ट्रांजिस्टर, एंड ट्रांजिस्टर के अलावा बाहर में जो वायर्स हैं आपके, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव कर सकते हैं कंडक्टर वायर्स में, बट होल्स यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स के अंदर ही मूव कर सकते हैं। ये बातें समझ में आ रही तो जल्दी से इस सवाल को आंसर करिए। आई विल गिव यू सम 30 seconds फॉर दिस क्वेश्चन, ओनली 30 seconds. Let's try and answer this very fast. Okay. सो क्या आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का आप लोग का? सो ये अगर आपका
कुछ आंसर्स मुझे दिख भी रहे हैं। एमिटर बेस जंक्शन था ना, तो एमिटर बेस जंक्शन है, सपोज एमिटर बेस जंक्शन में यू शुड हैव अ फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस में एक रिवर्स बायस होना पड़ेगा। बच्चों यहाँ पे देखो, अगर आपका एमिटर बेस जंक्शन है, फॉरवर्ड बायस क्रिएट करना पड़ेगा आपको, एंड यहाँ पे बेस और कलेक्टर बेस जंक्शन को आपने रिवर्स बायस कैसे किया हुआ है, N को आपने पॉजिटिव टर्मिनल एंड C को आपने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। ठीक है, तो ये आपका B आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। जिन्होंने B लिखा है अपने आप को +4 मार्क्स दीजिए, आगे बढ़े। इसी तरह का बच्चों वर्किंग है इन केस ऑफ N, है ना, NPN ट्रांजिस्टर ऑल्सो। तो NPN ट्रांजिस्टर मान के चलो यार, जिसके फिर से 2 लूप इस तरह से हमने बनाए, जिस तरह से यहाँ पे दिख रहा है आपको, बेस को हमने कॉमन रख दिया है। तो एक बात पे और ध्यान दें, यहाँ पे अगर आपके 3 लेग है, किसी इंस्ट्रूमेंट के 3 लेग है यार, और 3 अगर लेग्स हैं, तो आपको क्या एटलीस्ट 2 लूप्स बनाने पड़ेंगे ताकि तीनों में कनेक्शंस पॉसिबल हो पाए। ठीक है, तो 2 इस तरह के सर्किट्स हमें बनाने पड़ेंगे, नेचुरली उन तीनों में से एक को कॉमन रखना पड़ेगा। तो ये जो कॉमन बेस वाली अरेंजमेंट है, दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, मोस्ट वाइडली यूज्ड। बेस को मैंने 2 लूप्स में देखो कॉमन रख दिया इस तरह, एंड क्योंकि यहाँ पे NPN है और हमें पता है कि आपको NP को आपको फॉरवर्ड बायस में रखना है, एमिटर बेस को फॉरवर्ड बायस में बच्चों कैसे रख सकता हूं मैं, जब मैंने N को नेगेटिव से एंड P को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, दिख रहा है यहाँ पे। तो हमने N को नेगेटिव से और P को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है, उस केस में करंट की क्या डायरेक्शन होगी, करंट इस लूप में इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन्स इस लूप में, मैं ऐसे बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग लाइक दिस। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव कर रहे हैं, यहाँ पे एमिटर में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं। ऑलरेडी एमिटर N टाइप का है, N टाइप सेमीकंडक्टर है ये इलेक्ट्रॉन, ये N टाइप सेमीकंडक्टर है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और यहाँ से कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स P टाइप सेमीकंडक्टर में जब एंटर कर जाते हैं, सारे एंटर कर रहे हैं, बट कुछ को ही न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, यहाँ पे कुछ होल्स के साथ वो कंबाइन करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे कलेक्टर में, और कलेक्टर में इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं। तो देखना कैसे एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, बट दिस इज कनेक्टेड टू द कलेक्टर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड बेस इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। यानी कि आपने इस PN जंक्शन को है ना रिवर्स बायस कर रखा है, दिख रहा है। तो ये P को अगर मैंने नेगेटिव से, N को मैंने पॉजिटिव से, मैंने इसको रिवर्स बायस कर रखा है राइट नाउ, बट दिस इज हाउ दिस इज गोइंग टू वर्क। अगेन यहाँ पे ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, एमिटर बेस को स्मॉल फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस को लार्ज रिवर्स बायस कहते देंगे। वैसे लार्ज रिवर्स बायस देंगे तभी तो कंडक्शन भी होगा, एक तो ये बात हुई, और ये वैल्यू जो आपकी वोल्टेज की है वो इससे ज्यादा होनी चाहिए, ये वैल्यू इससे ज्यादा होगी तभी ये वर्क कर सकेगा, है ना, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे देखना, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं और सारे होल्स, क्योंकि यहाँ पे तो होल्स है ना, P टाइप है, सारे होल्स यहाँ पे न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लाइट डोपिंग है। तो लाइट डोपिंग की वजह से ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर पहुंचे, और वो इलेक्ट्रॉन्स इधर पहुंचने के बाद फिर से इस सर्किट में एंटर कर गए। तो यहाँ पे भी वही सारी चीजें हैं, वही सारी वैल्यूज हैं, लेकिन थोड़ा सा गौर करते हैं कि फॉरवर्ड बायस में एमिटर बेस रीजन से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर देंगे बेस की तरफ। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 98% करीब कलेक्टर रीजन में चले जाएंगे, बेस को ज्यादा मिलेगा नहीं, नियरली 2% बेस को यहाँ पे न्यूट्रलाइज करने के लिए मिलता है, कंबाइन हो जाएंगे वहां पे होल्स के साथ, है ना। और ये फिर से लाइट डोपिंग के कारण पॉसिबल हो रहा है। तो ये लाइट डोपिंग की वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर कैप्चर्ड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के, है ना, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी के हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स को, आते हुए इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का मोशन बच्चों इस तरह से आपको समझ में आ गया। यहाँ पे क्योंकि कुछ होल्स को न्यूट्रलाइज कर पाए थे, तो यहाँ से आपके फिर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए थे। ठीक है, एंड दे आर वेरी फ्यू, 2%, ओनली 2% की रेंज में होते हैं। तो यहाँ पे दिस कॉजेज अ स्मॉल बेस करंट, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, बेस करंट जो होगा अगेन छोटा होगा, और एक कलेक्टर करंट जो कि लार्जली IE के ही इक्वल होगा। कलेक्टर करंट की वैल्यू हम देखेंगे अभी, लेकिन यहाँ पे अगर एक चीज मैं फिर से नोट डाउन करूं कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है एमिटर और बेस के बीच में सिंबल में जो डायरेक्शन होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, तो ये आपके होल्स की मोशन या फिर आपके करंट की मोशन। तो करंट की मोशन कैसी हो रही है इस लूप में, बेस से एमिटर की तरफ, बेस से एमिटर की तरफ करंट की मोशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की ऑपोजिट हो रही है। तो इस वजह से आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट राइट नाउ। ओके, तो ये बात अगर आपको क्लियर है
क्या हम अगेन इस चीज में भी लिख सकते हैं बच्चे, देखना IE और ये IB और ये IC। तो यहाँ पे अगर आप किरचॉफ्स जंक्शन रूल लगाएं एक तरह से, जो इनकमिंग करंट है ट्रांजिस्टर के अंदर IB और IC आ रहा है और वो आउटगोइंग करंट IE के इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। तो I इज इक्वल टू IB प्लस IC। अगेन द इक्वेशन, यहाँ पे भी ध्यान रखें कि ये जो IB है ये स्मॉल है, ठीक है, 2 से 10% के बीच में ऑफ IE, एंड ये यहाँ पे IC 90 से 98% उसके बीच में है ऑफ द एमिटर करंट। कलेक्टर करंट 90% से 98% हो सकता है, वही सारी बातें। एग्जैक्ट अमाउंट डोपिंग लेवल पे डिपेंड करता है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे थ्रू आउट इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर रहे हैं। इन वायर्स में तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर ही रहे हैं बच्चों, साथ साथ यहाँ पे अंदर भी, ट्रांजिस्टर के अंदर भी क्या मूव कर रहे हैं, एक्सटर्नल सर्किट में भी क्या मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो रही है, राइट। ये सारी पॉइंट्स मैंने लिख भी दिए हैं। साथ साथ इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर कर लीजिए इन 30 सेकेंड्स, ओके। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आता है अपने मेन में और इवन इन बोर्ड एग्जाम्स में भी आपके इसी तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में अब आएंगे, तो आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चंस को रटना नहीं है। कुछ भी रटने वाली बात तो है नहीं, यहाँ पे आप समझ सकते हैं इस चीज को। जैसे मैंने आपको समझाया कि एनपीएन में क्या होने वाला है ना। अगर आप बात करें एनपीएन ट्रांजिस्टर की, तो इसको आपको फॉरवर्ड बायस में रखना है और इसको आपको लार्ज रिवर्स बायस में रखना है, ये बात आपको पता ही है। तो लार्ज रिवर्स बायस कैसे पॉसिबल होगा, जब इसको मैंने एक पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव को P से कनेक्ट कर दिया। ये पूरी चीज में अब आपको देखना है कि होल्स की, या होल्स मूव फ्रॉम बेस टू कलेक्टर, या नेगेटिव चार्ज कैरियर यानी कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं। तो हमें पता है कि ये फॉरवर्ड बायस में है, ये इस डायरेक्शन में एक करंट बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन एक बार कंसंट्रेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिटर से बेस में जा रहे हैं और कलेक्टर में भी इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले जाएंगे। तो अगर नेगेटिव चार्ज कैरियर्स मूव फ्रॉम कलेक्टर टू बेस क्या नेगेटिव मूव कर रहे हैं? आई डोंट थिंक सो। नेगेटिव चार्ज कैरियर्स मूव फ्रॉम एमिटर टू बेस, एमिटर से बेस में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरियर जरूर मूव कर रहे हैं। बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार और दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं। होल मूव फ्रॉम एमिटर टू बेस, एमिटर से बेस में क्या होल मूव कर रहे हैं? आई डोंट थिंक सो। फॉरवर्ड बायस है ये चीज। तो बाकी ऑप्शंस नहीं मैच कर रहे हैं। बी वाज द राइट आंसर अगेन। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू दिस कॉन्फ़िगरेशंस। अलग अलग क्या कॉन्फ़िगरेशंस होती है ट्रांजिस्टर की, जब आप वर्किंग समझ चुके हैं थोड़ी बहुत, अलग अलग तरह से इसको यूज किया जाता है। जो मेजर कॉन्फ़िगरेशंस हैं, 3 तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। एक है कॉमन बेस, जो अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे। एक होता है कॉमन एमिटर और एक कॉमन कलेक्टर भी। जब एमिटर या कलेक्टर को आपने कॉमन रख दिया सर्किट में, तो वो भी कॉन्फ़िगरेशंस है। बट द फर्स्ट 2 दैट वी हैव रिटन हियर, उन्हीं को ज्यादातर यूज करते हैं, उन्हीं को हम डिस्कस भी करेंगे डिटेल में। और हर एक कॉन्फ़िगरेशन की कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो जो उसकी वर्किंग होनी है, मतलब किस तरह का पर्पज है जिसके लिए आप उसको यूज करोगे, उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या एडवांटेज के लिए हम यूज कर रहे हैं। साथ साथ ये चीज तो आपको एमिटर और बेस का कॉन्फ़िगरेशन स्मॉल फॉरवर्ड बायस में, एंड कलेक्टर बेस इज इन रिवर्स बायस, ये बात तो आपको आई होप समझ में अच्छे से आई चुकी है। तो ये जो आपका कॉमन बेस एक कॉन्फ़िगरेशन होता है। कॉमन बेस जो अभी हम डिस्कस करेंगे, है ना, ये कैसा होता है? तो इसको अगर बेस को अगर मैंने 2 लूप में कॉमन रखा है, ठीक है, फिर यहाँ पे देखना थोड़ा सा अंतर है। जैसे कि यहाँ पे एक आपने इनपुट लगा रखा है और यहाँ पे इस साइड में आप एक आउटपुट खींच रहे हो। तो ये पीएनपी, सपोज मैंने एक पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर लिया है, जिसमें ऑफकोर्स पीएन को ये पीएन जंक्शन को आपने बेस को बेसिकली नेगेटिव से एंड एमिटर को आपने पॉजिटिव से कनेक्ट किया, यानी कि एक फॉरवर्ड बायस करंट की डायरेक्शन इस तरह आ रही है, ये दिया हुआ है। साथ साथ आपने इसको रिवर्स बायस दे रखा है। बच्चों इस चीज को समझो, यहाँ पे एन से पी में, तो एन को अगर आपने पॉजिटिव से, पी को आपने नेगेटिव से कनेक्ट कर रखा है, तो ये एक, है ना, इस तरह का रिवर्स बायस क्रिएट हो रहा है। और ये जो भी करंट जा रहा है ये आउटपुट में जा रहा है। ये कोई इनपुट रेजिस्टेंस एंड आउटपुट रेजिस्टेंस R1 R2 की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे मेन ध्यान क्या देना है आपको कि इनपुट आपने कहाँ पे अप्लाई किया, एमिटर बेस में, एंड आउटपुट आपने
कलेक्टर बेस में। ओके, तो यहाँ पे ये पीएनपी ट्रांजिस्टर को जिसको हम डिस्कस करें कॉमन बेस में, इसमें इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे किस तरह के करंट की वैल्यूज पे पोटेंशियल की वैल्यूज का वेरिएशन होता है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझने जरूरी है। फॉर एग्जांपल इनपुट में वेरिएशन ऑफ एमिटर करंट, क्योंकि इनपुट वाली साइड में आपके पास क्या है यहाँ पे इनपुट वाली साइड में आपके पास क्या है, इनपुट करंट इज आई एंड दिस इज द आउटपुट करंट, है ना। तो ये आउटपुट करंट, ये इनपुट करंट अगर आपके हैं तो इनकी वेरिएशन इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब आप यहाँ पे एमिटर करंट आई, एमिटर वोल्टेज वी के साथ कैसे वेरी कर रहा है व्हेन वी हैव केप्ट द कलेक्टर वोल्टेज वीसी कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक चीज को हमने कांस्टेंट रख के अगर हमने एमिटर करंट इनपुट करंट को ये वीई जो कि ये पोटेंशियल है इसके साथ प्लॉट किया है, तो बच्चों क्या लगता है आपको किस तरह का प्लॉट आना चाहिए? अगर मैं इस पोटेंशियल को बढ़ाता हूं तो ये वाला करंट बढ़ना चाहिए, राइट। ये वाला करंट ऑफकोर्स बढ़ेगा, बट क्योंकि यहाँ पे एक आपको एक हमने कल ही पढ़ा था डायोड के केस में, पीएन जंक्शन डायोड है जैसे, एक मिनिमम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो जो मिनिमम वोल्टेज की रिक्वायर्ड होती है जो कि फॉरवर्ड बायस में भी जरूरी होती है, उसको क्या कहते हैं याद करो। सो दैट नी वोल्टेज दैट कट इन वोल्टेज, है ना। तो इस पॉइंट पे ये स्टार्ट होगा, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज दैट कट इन वोल्टेज जो कि जरूरी होता है इवन इन फॉरवर्ड बायस। तो वहां से ये करंट पिकअप करना स्टार्ट होगा एंड ऑफ कोर्स जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे ये करंट भी बढ़ता जाएगा। साथ साथ, है ना, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, करस्पॉन्डिंग आउटपुट जो कि कलेक्टर करंट है ना, जो कि वीसी कलेक्टर वोल्टेज की वजह से ड्राइव हो रहा है। यहाँ पे देखना, अगर हमने यहाँ पे ये आउटपुट सर्किट को बोला है तो ये वीसी के साथ कैसे वेरी करेगा? क्या लगता है आपको वीसी के साथ कैसे वेरी करना चाहिए? अगेन जैसे जैसे हम वीसी को बढ़ाएंगे ये करंट भी बढ़ेगा, बट ऑलरेडी करंट आ रहा था, यहाँ पे ऑलरेडी करंट आ रहा था। अगर ये चीज जीरो भी होती है बच्चों तो भी सम करंट विल बी सीन, सम आई सी विल बी सीन। तो ये जीरो से स्टार्ट कर रहा है यहाँ पे, और जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, वीसी को बढ़ाते जाएंगे, करंट बढ़ता जाएगा। ऑफ कोर्स एक लिमिटिंग वैल्यू को ये अचीव कर लेगा। यहाँ पे ये जो ग्राफ है थोड़ा फ्लैट क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर आप इसको बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने इसको कांस्टेंट रखा हुआ है, हाँ, इस पोर्शन में जो आपका वोल्टेज है उसको कांस्टेंट रखा हुआ है। तो एज लॉन्ग एज यू कीप द एमिटर करंट आई कांस्टेंट, है ना, जितना इनपुट आ रहा है यहाँ पे वो कांस्टेंट है, तो ये जो करंट है उतना ज्यादा भी नहीं बढ़ पाएगा। ऑफ कोर्स आई की वैल्यू से तो बढ़ नहीं सकता, ज्यादा हो नहीं सकता। तो उस केस में आपका ये एक फ्लैट रीजन में करंट पहुंच जाता है। तो इस तरह की छोटी मोटी चीजें आपको इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में खुद से समझने भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक छोटी सी और चीज है, जैसे वोल्टेज की वैल्यू अगर मैं 0 रखता और -10 रखता तो क्या फर्क है? वोल्टेज की वैल्यू मैंने सपोज 0 रखा, उस केस में भी आई कैन सी सम करंट हियर, सम करंट ऑफ कोर्स हियर। तो उस केस में ये जो करंट है वो बढ़ता जाएगा, इस तरह बढ़ रहा है सपोज 0 के केस में। बट जब मैंने -10 रखा तब क्या होगा? इसका अगर मैंने पोलैरिटी ऑलरेडी रिवर्स कर रखा है, इसको मैंने -10 रखा, 10 वोल्ट्स रखा है, तो 10 वोल्ट्स के कारण यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव कनेक्ट किया है। आई एक्सपेक्ट टू सी अ करंट लाइक दिस, ठीक है। तो करंट उस केस में इस डायरेक्शन में जो करंट है, ये ऑलरेडी जो करंट आ रहा है इसको एक तरह से सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस सेंस में जो करंट आ रहा है उसको ये ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा है। तो उस केस में आपको क्या लगता है? 10 वोल्ट्स के केस में और जल्दी पिकअप कर जाएगा। ये जो ग्राफ है 10 वोल्ट्स के केस में और जल्दी ज्यादा पहले बना रखा है, मतलब करंट की वैल्यू, वोल्टेज अगर आप नहीं बढ़ा रहे हो उस केस में भी जल्दी से पिकअप कर जाएगा। तो ये सारी चीजें आप इन ग्राफ्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के डिस्कस कर सकते हो, समझ सकते हो। दीज आर लाइक इफ यू अप्लाई योर ब्रेन थोड़ा सा भी तो आपको समझ में आ जाएगा। साथ में आते कॉमन एमिटर कनेक्शन पे। तो कॉमन एमिटर का कनेक्शन मतलब आपने एमिटर को अब इस बार बच्चों, एमिटर को आपने इस बार पीएनपी में एमिटर को अगर आपने कॉमन कर दिया है तो इनपुट इज अप्लाइड बिटवीन बेस एंड एमिटर, है ना। ये आपका बेस है, ये आपका एमिटर है और ये ऑफ कोर्स आपका कलेक्टर है। तो इनपुट आपने अगर बेस एमिटर के बीच में लगाया है, ठीक है, एमिटर बेस जंक्शन को आपको हमेशा फॉरवर्ड बायस रखना है। तो फॉरवर्ड बायस हम कैसे रख रहे हैं? यहाँ पे इसको ये कनेक्ट किया, इसको ये कनेक्ट किया। आउटपुट इज टेकन फ्रॉम कलेक्टर एंड एमिटर। तो यहाँ पे कलेक्टर एमिटर, एमिटर को क्योंकि हमने कॉमन रखा है, आउटपुट यहाँ से आ रहा है। तो ये आपका हो गया इनपुट करंट, ये आपका हो गया आउटपुट करंट,
ठीक है। और इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इवन इन दिस केस, है ना, पीएनपी एक ट्रांजिस्टर में ले रहा हूं, इस केस में कैसे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो यहाँ पे बेस करंट जो कि आपका इनपुट करंट क्या है, बेस करंट है। बेस करंट कैसे वेरी करेगा, बेस वोल्टेज के साथ। तो बेस वोल्टेज इसको हम बोल रहे हैं क्योंकि ये जो आपका लूप है ये बेस वाली साइड में है, और ये वोल्टेज बढ़ाने पे अगेन आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, फिर से ये जो करंट है वो बढ़ेगा। बट कैसे बढ़ेगा बच्चों, इस केस में आपको एक जो वो होता है ना नी वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, उसको आपको नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पे करंट जो है नेचुरली जैसे ही आप लगाओगे वो करंट फ्लो होना दिख जाएगा आपको। ऑलरेडी एक तरह से फ्लो हो रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी जो करंट है एन से पी इस डायरेक्शन में, है ना, फ्लो हो रहा है। तो ये चीज आपको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। मीनवाइल मैंने कलेक्टर वोल्टेज को कांस्टेंट रखा हुआ है, कलेक्टर वोल्टेज को कांस्टेंट रख के इस वोल्टेज को बढ़ा रहा हूं तो ये करंट बढ़ेगा, है ना। साथ साथ आउटपुट में कैसे वेरिएशन हो रहा है, अगर मैं आउटपुट वोल्टेज VC को बढ़ाता हूं, ठीक है, IC को मैं कैसे देखूंगा, IC को फिर से आप इस तरह से बढ़ता हुआ देखेंगे। बट क्योंकि एक लिमिटिंग वैल्यू हमेशा आ जाएगी, यहाँ पे भी एक फ्लैट पोर्शन क्यों आ जाएगा, क्योंकि आप इसको चाहे जितना भी बढ़ा लो, ठीक है बच्चों, आप इसको चाहे जितना भी बढ़ा लो, एमिटर से ही अल्टीमेटली एमिटर से ही आपको जाने वाला है कलेक्टर में जो चार्ज है, एमिटर जितना एमिट करेगा उतना ही जा सकता है। तो चाहे आप जितना भी VC को बढ़ा लो, इससे ज़्यादा एक फ्लैट वैल्यू आ जाएगा, उससे ज़्यादा होगा नहीं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इवन इन द केस ऑफ कलेक्टर करंट, आउटपुट करंट, द कलेक्टर वोल्टेज आप जैसे जैसे बढ़ाते हैं बढ़ता है, बट बेस करंट क्योंकि कांस्टेंट है तो फिर उसका एक कांस्टेंट वैल्यू तक ही इंक्रीज होगा। तो ये सारी बातें आपको इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एक आइडिया रखना है। एंड साथ साथ ट्रांजिस्टर की एप्लीकेशन वाले पार्ट पे आते हैं बच्चों। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर कैसे यूज कर सकते हैं हम एक ट्रांजिस्टर को एक इनपुट करंट को एम्पलीफाई करने के लिए, यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड को बढ़ाने के लिए आप यूज कर सकते हो एक ट्रांजिस्टर को। हाउ, तो ट्रांजिस्टर को आप अगर कैसे एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में, तीन जो कॉन्फ़िगरेशन है पॉसिबल, उनमें से हम ये पहली दो डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉमन बेस एम्पलीफायर, एक जो कॉमन बेस एम्पलीफायर है CB एम्पलीफायर, उसमें मैंने PNP यानी कि एमिटर, बेस, कलेक्टर, और बेस को मैंने कॉमन कर दिया है दोनों इनपुट आउटपुट में। बेस को बच्चों अगर कॉमन कर दिया है तो कैसे वर्कआउट करेगा, तो इनपुट में जैसे मैंने एक AC सोर्स रख दिया है, यहां से जो आपका इनपुट करंट है वो एमिटर में जा रहा है तो एमिटर करंट बोल देंगे, ठीक है। आउटपुट में यहां से कलेक्टर से एक करंट आ रहा है, आउटपुट में कलेक्टर करंट हो गया। और यहां पे अगर मैं वोल्टेज जैसे निकालने की कोशिश करूं, व्हाट इज द इनपुट वोल्टेज, तो मैं लिख सकता हूं बच्चों, देखना, इनपुट वोल्टेज इज बेसिकली इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या वोल्टेज है, तो दैट इज IE इंटू R1। एंड आउटपुट में आपको क्या वोल्टेज मिलता है, इस R2 के अक्रॉस क्या वोल्टेज है, तो V आउटपुट इज इक्वल टू IC इंटू R2, है ना। तो IE इंटू R1 और IC इंटू R2, अगर इनपुट आउटपुट वोल्टेज आपको पता है तो क्या आप एक वोल्टेज गेन निकाल सकते हो। हाँ, क्या होगा एक वोल्टेज गेन, हम इस तरह की बातें कहाँ करते थे, और याद करो, वोल्टेज गेन निकालना, है ना, एक पावर फैक्टर निकालना, इस तरह की बातें हमने ट्रांसफॉर्मर में भी डिस्कस करी है, EMI में लास्ट क्लास में हमने ट्रांसफॉर्मर में भी डिस्कस किया। तो वैसे ही उसी तरह का यहाँ पे भी आपको दिमाग लगाने कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, इनपुट वोल्टेज आपको पता है, आउटपुट वोल्टेज आपको पता है, तो आउटपुट बाय इनपुट इज द वोल्टेज गेन। एंड वोल्टेज गेन इन दिस केस अगेन रटना नहीं है, ये चीज रटनी है क्या, कॉमन बेस बोला है किसी ने, सपोज देखो कॉमन बेस एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं हम, तो हमको बेस का डायग्राम बनाना है, बेस को कॉमन रखना है दोनों लूप्स में। हमें पता है कि ये वाली साइड एमिटर होगी, ये वाली साइड कलेक्टर होगी, यानी कि ये करंट और ये करंट आपके इनपुट और आउटपुट करंट हो गए। इनपुट आउटपुट करंट से ही आप वोल्टेज निकाल दोगे, और वोल्टेज निकाल दोगे तो IC/R2 अपॉन IE/R1, आउटपुट बाय इनपुट यानी कि गेन होता है, वोल्टेज गेन निकाल पाओगे। एंड यहाँ पे ये जो इनपुट करंट है ये एम्पलीफाइड आउटपुट करंट की फॉर्म में मिलेगा आपको, गिवन यू यूज द प्रॉपर वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड एवरीथिंग। तो ये एम्पलीफिकेशन आपका हो जाता है। यहाँ पे आउटपुट सिग्नल इज इन फेज विद द इनपुट सिग्नल, यहाँ पे जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, 0 है। तो ये एक अरेंजमेंट होता है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक करंट गेन जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान देना, करंट गेन भी आप डिफाइन कर सकते हो। करंट गेन क्या होगा, ये कलेक्टर करंट में कितना चेंज हुआ पर यूनिट चेंज इन एमिटर करंट, है ना। आउटपुट करंट में कितना चेंज हुआ
पर यूनिट चेंज इन इनपुट करंट, एमिटर करंट इनपुट करंट था। तो अगर आपने VC को कांस्टेंट रखा है ना, कलेक्टर वोल्टेज को कांस्टेंट रखा है, तो अल्फा करंट गेन आप डिफाइन करते हो डेल्टा IC डिवाइडेड बाय डेल्टा IE, है ना। चेंज कितना होता है, रेस्पेक्टिव चेंज कितना होता है। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर अ करंट गेन। जिस तरह वोल्टेज गेन हम डिफाइन कर रहे हैं आउटपुट बाय इनपुट, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे AC ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स हमने लगाया है, उसमें अगर चेंज इन करंट हम मेजर करते हैं तो वो हो सकता है, बट DC अगर होता है, DC डायरेक्ट करंट होता है, तो उस केस में आप सिंपली IC बाय IE ले सकते हैं। अच्छा, ये बात भी आपको पता है कि इन सारे अरेंजमेंट में, स्पेशली कॉमन बेस अरेंजमेंट में, हमको मालूम ही है कि ये जो करंट है ये इससे कम होने वाला है, आउटपुट करंट जो है इनपुट करंट से कम होने वाला है। तो आउटपुट करंट अगर इनपुट करंट से कम होने वाला है तो अल्फा की रेंज हमेशा 1 से कम आएगी, बिकॉज वी नो दैट IE इज इक्वल टू IC प्लस IB, हैंस वी नो दैट IC आउटपुट करंट इज लेस देन IE। उतना भी कम नहीं होता, बट हमको पता है 90% या 98%, 99% होता है। ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, और इस तरह के सवाल आप अपने कंपटीशन में और JEE मेन में और जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में इसी तरह के सवाल आए भी हुए हैं। एक बार इसको ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। ओके, जल्दी से इसको ट्राई करना, 30 सेकेंड्स। एंड क्या आ रहा है आंसर, बोलो, लिख दो, लाइव चैट में लिख दो। यहाँ पे अगर कॉमन बेस आपका एम्पलीफायर सर्किट है जिसमें करंट गेन का वैल्यू 0.98 है, तो करंट गेन आपको दे रखा है, ठीक है, 0.98 अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है। अब चेंज इन द एमिटर करंट, चेंज इन द एमिटर करंट, यानी कि आपको चेंज इन द एमिटर करंट क्या हो रहा है, आपका इनपुट करंट है ना, ये तो इनपुट है, वो कितना दिया हुआ है 5 मिली एम्पियर। और चेंज इन द आउटपुट या चेंज इन द कलेक्टर करंट पूछा है, तो आउटपुट इनपुट ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखो, डायग्राम को दिमाग में रखो। ये पूछा है तो आपको क्या लगाना होगा, यहाँ पे अल्फा जो कि करंट का गेन है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट में आप क्या लिखेंगे, आपको अगर आउटपुट पूछा है, IC पूछा है, तो डेल्टा IC इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स इनपुट डेल्टा IE, और अल्फा की वैल्यू इज 0.98 एंड दिस इज 5 मिली एम्पियर। तो 5 मिली एम्पियर को अगर 0.98 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, क्या वैल्यू आया, क्या आपका ये आंसर यस 4.9 आ गया। तो C इज द राइट आंसर। C अगर आप ले आए हैं तो आपको बेसिकली वो छोटी सी एक चीज है जो कि करंट गेन का कंसेप्ट वो समझ में आ गया। ये करंट गेन के फॉर्मूले और ये वोल्टेज गेन के फॉर्मूले थोड़े दिमाग में रखो, और ये अरेंजमेंट को भी आप खुद एक बार हाथ से बना के समझ लो यार, बहुत बड़ी बात नहीं। ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन इस तरह के आपके बिल्कुल आ सकते हैं। साथ साथ एक और जो दूसरी कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन एमिटर, PNP ट्रांजिस्टर को मैंने सपोज कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में रखा है। यहाँ पे अगर मैंने एमिटर को कॉमन बना दिया 2 लूप इनपुट आउटपुट लूप्स में, इनपुट में अगर ये है, आउटपुट में अगर ये है, तो मुझे क्या करना है, एमिटर को कॉमन कर देना उनमें। बेस है और ये कलेक्टर आपका हो गया। तो जो कलेक्टर का करंट है, कलेक्टर का करंट IC आपका आउटपुट करंट हो जाएगा। उसके कारण आउटपुट में वोल्टेज कितना होगा, तो यहाँ पे भी आउटपुट वोल्टेज को आप क्या लिखेंगे, IC इंटू R2। IC इंटू R2 इज द आउटपुट वोल्टेज एंड हाउ मच इज द इनपुट वोल्टेज। इनपुट में देखना यहाँ पे आपका बेस साइड है ना, ये पूरी बेस साइड है, एमिटर तो आपका कॉमन है। तो ये चीज अगर बेस साइड है तो यहाँ पे आउटपुट में या इनपुट में सॉरी वोल्टेज कितना हो जाएगा, कैन आई राइट दैट एज इनपुट करंट IB, IB इज द इनपुट करंट इनटू R1। तो ये दोनों चीजें अगर आपकी मालूम है और आपको जैसे वोल्टेज गेन और करंट गेन, तो इस केस में गेस करो करंट गेन और वोल्टेज गेन क्या होगा, जल्दी से लिखो उसको पेन पेपर पे। इनपुट सिग्नल आपने यहाँ पे बेस एमिटर के बीच में लगाया है, और ये PNP ट्रांजिस्टर में किस तरह का आउटपुट आता है, तो देखना यहाँ पे इनपुट वोल्टेज ये था, आउटपुट वोल्टेज ये था, है ना। और वोल्टेज गेन इस केस में ऑफ कोर्स आपने इस तरह से लिखा है कि नहीं लिखा है,
तो इस चीज़ को लिख लो बच्चों, इन चीज़ों को लिख लो। यहाँ पे एक पावर गेन भी कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। पावर गेन क्या होगा? जिस तरह से करंट गेन एंड वोल्टेज गेन है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, है ना। पावर गेन को भी अगर मैं डिफाइन करूं, पावर गेन इज आउटपुट पावर, और आउटपुट में पावर क्या होगा यार? इनपुट में पावर क्या होगा? पावर का फॉर्मूला करंट इलेक्ट्रिसिटी, इतना तो पढ़ा ही है हमने कि आई इंटू वी, है ना। V इंटू आई, आई इंटू वी अगर मैं लिख दूं तो I इन द आउटपुट इंटू V इन द आउटपुट, एंड सेम चीज आप I स्क्वायर R भी लिख सकते हो, एक ही बात है। I इनपुट डिवाइडेड बाय V इनपुट, तो ये अगर मैं करूंगा I डिवाइडेड बाय I आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट क्या हो जाएगा? करंट गेन, एंड V आउटपुट डिवाइडेड बाय V इनपुट इज करस्पॉन्डिंग वोल्टेज गेन। तो ये चीजें आपको उसी तरह से करनी है जैसे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते थे। बहुत कोई नई बात नहीं है यहाँ पे। इस तरह से गेन का जो कंसेप्ट है आउटपुट बाय इनपुट, वो आपको समझना है। यहाँ पे आउटपुट सिग्नल जो है इनपुट सिग्नल के साथ आउट ऑफ फेज होगा। ओके, यहाँ पे इनपुट आउटपुट का फेज एक डिफरेंस होता है पाए। तो ये कॉमन एमिटर, और कॉमन एमिटर में भी जो करंट गेन है वो चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखना। करंट गेन बीटा बोलते हैं इस केस में। कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन में करंट का गेन, क्योंकि एम्पलीफायर है तो कितना गेन हो रहा है वो तो देखना जरूरी है। तो यहाँ पे अगेन चेंज इन कलेक्टर करंट, आउटपुट करंट, एंड इनपुट करंट इज द बेस करंट। तो उनमें कितना चेंज हुआ है? डेल्टा आई सी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई बी, है ना। वी सी आपने कांस्टेंट रखा हुआ है ऑफकोर्स। तो ये जो चीज है आपको इसको बीटा बोलना है। करंट गेन इन केस ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इज बीटा, और बीटा की वैल्यू एज यू नो, अगेन आपको पता ही है कि यहाँ पे आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ये चीज आप लिखते ही हैं। एंड आई बी बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू आई ई। आपका आई बी का वैल्यू तो छोटा ही होता है यार, है ना, स्मॉल होता है। कितना बोल रहे थे हम? 2 से 10% कुछ तो बोल रहे थे। तो अगर ये जो रेशियो मैं निकाल रहा हूँ आई सी डिवाइडेड बाय आई बी, ये जो आई सी डिवाइडेड बाय आई बी है वो एक बड़ा रेशियो आएगा। 1 से तो डेफिनेटली ज्यादा होगा। जनरली 2 से 200 के बीच में इसकी रेंज होती है। और डीसी सिग्नल हुआ, अगर डायरेक्ट करंट हुआ, तो यही आउटपुट बाय इनपुट के करंट के रेशियो को आप बीटा को ऐसे लिख देंगे। ठीक है जी। तो ये आपको अगर इस तरह के कुछ फॉर्मूले, कुछ बातें मैंने बोली है। ये एक और क्वेश्चन है यार, इसको जल्दी से ट्राई करना। ओके, ऑलराइट। ठीक है, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर में क्या वैल्यूज दी हुई हैं, उनको कैसे यूज करना है, और क्या बहुत ही पेचीदा सवाल है, लंबा सवाल है? बिल्कुल नहीं। वोल्टेज गेन जैसे यहाँ पे पूछा है आपको, तो वोल्टेज गेन में इफ द लोड रेजिस्टेंस, यानी कि आउटपुट रेजिस्टेंस, बच्चों आउटपुट रेजिस्टेंस R2 बोल रहे थे, वो भी लिख सकते हो, 4000 ओम है, एंड इनपुट रेजिस्टेंस 500 है, मतलब कि R1, RI लिख देता हूँ, RI इज इक्वल टू 500 ओम है। तो कितना वोल्टेज गेन होगा? तो वोल्टेज गेन जैसे पूछ लिया है यहाँ पे, वोल्टेज गेन आप V आउटपुट बाय V इनपुट लिखेंगे, और दैट विल बी I आउटपुट डिवाइडेड बाय I इनपुट मल्टीप्लाइड बाय R आउटपुट बाय R इनपुट, है ना जी। यही चीज V इज इक्वल टू IR लगा सकते हैं। तो R इनपुट और R आउटपुट आपको अब दे रखा है 4000 डिवाइडेड बाय 500, एंड I इनपुट बाय I आउटपुट क्या है? I आउटपुट बाय I इनपुट क्या है? करंट गेन। सो दैट इज द वैल्यू 50 ऑलरेडी गिवन टू यू। तो यहाँ पे आपको लिख के अपना एक आंसर निकाल लेना है 400, बिल्कुल ही सरल चीज। तो सी आंसर आ गया आपका, सी आंसर इज द राइट आंसर। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू दीज थिंग्स। एक और मेन बात होती है कि कैसे अल्फा बीटा में एक रिलेशन भी होता है ना, इस पे भी बेस्ड डायरेक्ट सवाल आ चुके कंपटीशन में। ये देखो, ये रिलेशन आपका किसी भी सेटअप में था हमेशा, और आई ई डिवाइडेड बाय आई बी अगर मैं कर देता हूं, है ना, आई सी से डिवाइड कर देते हैं वैसे, वो ज्यादा ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने इस चीज को आई सी से डिवाइड कर दिया, आई बी डिवाइडेड बाय आई सी कर दिया, ये पूरी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। एंड आई ई डिवाइडेड बाय आई सी को मैं क्या लिख सकता हूँ? इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। याद करो, ये आपका कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में
इनपुट बाय आउटपुट हो रहा है, तो इनपुट बाय आउटपुट हो रहा है तो अल्फा लिख दो। ये भी आपका कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट बाय आउटपुट है, तो यहाँ पे 1 बाय बीटा लिख दिया। तो ये अल्फा बीटा का एक रिलेशन इस तरह से आप निकाल सकते हो। अल्फा बीटा के रिलेशन को अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूँ, कैसे लिख सकता हूँ, इस चीज़ को कन्वर्ट करो, लिखो क्या आ रहा है। तो अल्फा और बीटा का रिलेशन, लेट्स ट्राई दिस, क्या हम लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि बीटा इज इक्वल टू, बीटा को हम अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है, बीटा को हम अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस 1 लिख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये आपका डीसी के केस में आप इस तरह से लिखते हो, डायरेक्ट करंट के केस में आप इस तरह बोल रहे थे। तो उसी तरह से एसी में भी क्या, डेल्टा आई ई इज इक्वल टू डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी लिख सकते हो, है ना। इन केस ऑफ एसी आप ऐसे लिख सकते हो, उसको डिवाइड कर सकते हो, और इसी तरह का वहां पे भी आप फॉर्मूला फिर से लिख सकते हो, बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 1 प्लस बीटा। तो ये इस तरह से आप निकाल सकते हो, और इस चीज को एक बार आप निकालोगे तो याद भी रहेगा। यहाँ पे शायद मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, 1 माइनस, दिस इज 1 माइनस अल्फा ऑफ कोर्स। तो ये चीज आप ध्यान रखो यार, और ये फॉर्मूले आप निकाल के दिमाग में रखो, क्योंकि इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये जाते जाते जल्दी से सवाल कर लेते, 30 सेकेंड्स, लेट्स ट्राई दिस, आई एम नॉट स्टार्टिंग अ टाइमर, 30 सेकेंड्स में इसको कर लेते हैं। ओके, अल्फा दिया है, बीटा निकालना है, बीटा की वैल्यू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। देखो गलती करोगे तो ज़्यादा याद रहेगा। अभी मैंने अगर उस चीज़ को डिराइव करके निकाला है तो मेरे को मालूम है यहाँ पे 1 माइनस अल्फा आना चाहिए, और वैसे भी बीटा की वैल्यू जो कि हमेशा 1 से तो बड़ी ही होगी, ये आइडिया तो आपको लेके ही चलना है। तो 1 से बड़ी आएगी ये सारी, 1 से छोटी वैल्यूज तो हो नहीं सकती। सो 9 इज द राइट आंसर। इस तरह के सवाल आप बेसिकली ट्रांजिस्टर में एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसी तरह के सवाल मैंने आपको जो नोट्स प्रोवाइड करते हैं हम डिस्क्रिप्शन में, उसमें भी दे रखे हैं। तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आप ट्राई करें, इनमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है बच्चों, तो आप यहाँ पे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये दिक्कत आ रही है, आंसर मैच नहीं कर रहा है। कई बार हम लाइव करते हैं, इन चीज़ों को टाइम पे करना होता है ना, टाइम पे डिलीवरी अगर करते तो थोड़ी बहुत गलतियां यार होती है कई बार। आप उन चीज़ों को इतना ज़्यादा वो मत करा करो, एम्फसाइज मत करा करो। रियलाइज दैट द टीम हियर, है ना, और इनके अलावा बहुत बड़ी टीम भी है हमारी, बट बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, तब टाइम टू टाइम हम इस तरह से सिलेबस को अंजाम दे पाए हैं। और इतना बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर छोटी मोटी कोई दिक्कत हो जाती है, उसको आप भी अपने एंड पे मैनेज करो। डोंट ऑलवेज पॉइंट आउट मिस्टेक्स। कुछ लोग हमेशा मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करते रहते हैं, ये भी सामने वाले के एफर्ट्स को भी कभी देख लिया करो। विद हैशटैग जेई लाइव डेली, इसी स्पिरिट से शेयर भी करिए, शेयर करते रहिए इन सभी वीडियोज़ को। जो नए बच्चे आ रहे इस चैनल पर पहली बार, सब्सक्राइब कर ले। सारे वीडियो, सारे आपका सिलेबस, बहुत सारा सिलेबस जो है वो ऑलरेडी हम इतने कम महीनों में कवर कर चुके हैं, तो उनको प्लेलिस्ट में जाके देखते रहे, रिवाइज करते रहे। बेस्ट रहेगा आप डबल स्पीड पे देख के उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लें। एक पूरा टॉपिक बच्चे रात को, है ना, बैठ के, जिनको रात के उल्लू होते हैं ना, नींद नहीं आती, पूरे रात को बैठ के वो पूरे टॉपिक्स रिवाइज कर रहे हैं। तो अनअकैडमी प्लस पे जो आपको एक एडेड एडवांटेज टेक्नोलॉजी की, इस तरह से बहुत सारे फीचर्स हमने बनाए इस प्लेटफॉर्म पे कि आपको निरंतर प्रैक्टिस करवाएंगे, है ना। लेक्चर में अभी जैसे आप लोग आंसर कर रहे थे लाइव चैट में, बट अगर आपको लेक्चर के बाद पता चले यार, हाँ 10 सवाल जो हमने लेक्चर के दौरान किए उसमें मैंने कितने सही किए, कितने गलत किए, कितना बेटर मेरा रिजल्ट, है ना, हुआ किसी और के कंपैरिजन में, रैंकिंग अगर आपको लास्ट में पता चले, तो इस तरह के बहुत सारे ढेर सारे फीचर अनअकैडमी प्लस पे ऑलरेडी रन कर रहे हैं। एंड आई होप इसकी वजह से जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है, हर लेक्चर के बाद ये पता चलता है यार ये गलती मैं हमेशा कर रहा हूँ, ये जल्दी से आंसर कर रहा हूँ, मैं तुक्का मार रहा हूँ फालतू में, सिंपल क्वेश्चन थे मैं सॉल्व कर लेता, एक बार कैलकुलेशन चेक भी कर लेता तो भी 30 सेकंड में हो जाते क्वेश्चन। तो उस तरह की प्रैक्टिस आप रेगुलरली करोगे तो अनअकैडमी प्लस वो करवाएगा आपको, है ना। वो आइडिया है। द आइडिया इज वेरी सिंपल, यू हैव टू बाय एनी ऑफ दीज प्लान्स। इनफैक्ट 12th क्लास के बच्चों के लिए तो ये 6 मंथ प्लान, क्योंकि अपकमिंग 6 मंथ्स में आपके मेजर बोर्ड एग्जाम के साथ साथ, है ना, आपके जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो सब हो रहे हैं।
तो उनमें आपको ऑफकोर्स गाइडेंस चाहिए, टाइम टू टाइम आपको डाउट क्लियरिंग चाहिए, तो उसके लिए आप ये 6 मंथ प्लान जल्दी से लीजिए विथ जयंत लाइव कोड। डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड, इस कोड से आपको डिस्काउंट मिलेगा, इसी कोड से आप एनरोल करें, मेक श्योर, ताकि आप उस प्लेटफॉर्म पे जब आएंगे तो मेरी पर्सनल गाइडेंस में भी रहेंगे, ठीक है। साथ साथ जो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं सुबह 5 बजे से रात को 12 बजे तक लाइव रहते हैं, तो आप उनके कॉन्सेप्ट्स का, उनके डिस्कशंस का लुत्फ उठा सकते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, राइट। तो ये प्लान्स आपके जल्दी से ले लीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करिए, गेट देम एज सुन एज पॉसिबल। साथ साथ बच्चों अनअकैडमी जेई, अनअकैडमी नीट एंड अनअकैडमी फाउंडेशन चैनल तीनों को सब्सक्राइब कर लें, अपने छोटे भाई बहनों को, आस पड़ोस के बच्चों को जो कि 10th क्लास 9th क्लास और छोटी क्लासेस में है, ये चैनल बहुत हेल्प करेगा उनके बोर्ड एग्जाम्स और आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने में। तो लेट्स क्रैक दीज एग्जाम्स विद दिस होप। आपको मैं रेगुलरली इस तरह के लेक्चर्स डिलीवर करता रहूंगा। और बच्चों साथ साथ डोंट ऑलवेज फॉरगेट टू शेयर यार। आप लोग अपना देख के एक बार जल्दी से बंद कर देते हैं, बट शेयरिंग भी एक मिनट लगता है, ज़्यादा नहीं लगता, करते रहो। बाय, टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय एवरीवन।